नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएलएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला पार्ट्स है, जो आपका कंपल्सरी स्टैटिक्स वाला पार्ट्स है, हम लोग उसको भी आप साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी और साथ ही इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो कॉमर्स से ही लिया गया टॉपिक है, जिसे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर कहेंगे या कहेंगे अंशों का मूल्यांकन। या आपका ये जो टॉपिक दिया है अंशों का मूल्यांकन, इसको आज हम लोग समझेंगे कि वास्तव में हम लोग अंशों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अंशों का मूल्यांकन करने से पहले अगर हम लोग सबसे पहले अंशों को ही जान लें कि वास्तव में अंश क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है कि कंपनी की जो भी पूंजी होती है, जो आपकी एथराइज कैपिटल होती है, उस एथराइज कैपिटल को जब हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे अंशों में जो विभाजित पूंजी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे कि आपका पूरा कैपिटल है, तो इसको जब हम लोग छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर देते हैं, तो यही आपकी क्या कहलाती है? अंश पूंजी कहलाती है। तो आप लोग को पता होगा कि जो शेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये ऐसे शेयर होते हैं जो वास्तव में क्या होते हैं? ओनर्स द्वारा या ओनर्स के शेयर्स होते हैं, या कह सकते हैं ये जो शेयर्स लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपनी के वास्तविक ओनर्स कहलाते हैं। और प्रेफरेंस शेयर वो शेयर कहलाते हैं जिनको क्या होता है? दो क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। एक पहला क्या कि उन्हें डिविडेंड क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्ड से पहले मिलता है, या कह सकते हैं अगर लाभ होगा तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले किसको डिविडेंड दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और यदि कंपनी कभी समापन की ओर जाती है या कभी कंपनी का समापन होता है, तो कंपनी के समापन के समय पूंजी प्राप्त करने का इनको प्रथम अधिकार होता है। किसके कंपेयर? इक्विटी शेयर होल्डर के कंपेरिजन। तो ये तो आपका छोटा छोटा दो चीजें था कि शेयर्स क्या है, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो आपका मेन टॉपिक है वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर, या कहें अंशों का मूल्यांकन। तो क्या होता है अंशों का मूल्यांकन और हम लोग क्यों करते हैं अंशों का मूल्यांकन, यही आज हम लोग समझेंगे और यही आज का एक मेन टॉपिक भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है अंशों का मूल्यांकन और हम लोग क्यों इसको अंशों का मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले अंशों के मूल्यांकन क्या है या क्या इसको हम लोग समझते हैं, तो वास्तव में अंशों का मूल्यांकन का तात्पर्य ये होता है कि जब हम लोग शेयर के वास्तविक मूल्य को क्या करते हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंशों का मूल्यांकन बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हम बताएं कि आपके जो शेयर होते हैं, या कह सकते हैं जो भी आपके शेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उसके वैल्यू दो रूप में होती है। एक उसकी रियल वैल्यू होती है और एक उसकी क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है, जो आपके क्या होता है? मार्केट फैक्टर्स से डिपेंड करती है। मार्केट फैक्टर से ही क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। बट जो रियल वैल्यू होती है वो आपके मार्केट वैल्यू से क्या होती है? डिफर रहती है। वो आपके मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं, अंशों का मूल्यांकन करते हैं, यहाँ पे हम लोग अंशों के रियल वैल्यू को ही क्या करते हैं? वैल्यूएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस अंशों का मूल्यांकन को समझते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कंपनी जब कभी शेयर फर्स्ट टाइम इशू करती है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं, या कहें इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट जब इस इनिशियल पब्लिक या कह सकते हैं जो प्राथमिक या जो आपकी पहली शेयर होती है, जब कंपनी पहली बार शेयर आईपीओ के थ्रू इशू करती है, तो उसके पश्चात उसका विपणन या उसका मार्केटिंग कहाँ होती है? आपके शेयर मार्केट में होती है। पर शेयर मार्केट में वही कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, या कह सकते हैं शेयर मार्केट में उन्हीं कंपनी का पूंजी का आपका मार्केट या क्रय विक्रय होता है, जिस कंपनी क्या होती हैं? आपकी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होती हैं, लिस्टेड होती हैं। जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं? उनका शेयर आपके शेयर मार्केट में क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि आपका शेयर मार्केट में क्या होती है? कंपनी लिस्टेड होती है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे मार्केट फैक्टर क्या होते हैं? कंपनी के या कह सकते हैं शेयर को जो होता है वो मार्केट फैक्टर इफेक्ट करते हैं,
और वहाँ मार्केट फैक्टर के अकॉर्डिंग शेयर का क्या होता है, मूल्यांकन हो जाता है। बट जब अगर कंपनी क्या होती है, लिस्टेड नहीं होती है, तो क्या होता है, कंपनी के शेयर को लेने वाले विनियोक्ता होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, कंपनी के रियल वैल्यू जानने की आवश्यकता होती है कि क्यों हम वास्तव में इस शेयर को अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो क्या वास्तव में इसकी क्या वैल्यू है, क्या हम लोग इसको ज़्यादा दाम पे तो नहीं खरीद रहे हैं, या इसको हम लोग सही दाम पे खरीद पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे हमारे बहुत से फैक्टर्स हो जाते हैं जब हम लोग क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे बहुत से फैक्टर जैसे आपके जब कंपनी का क्या हो, आपका वैल्यूएशन किया जाए या कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, या आपके क्या हो, आपके जो अंतर नियम है या कुछ चेंजेस होते हैं कंपनी का आंतरिक कंपनी में, तो भी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जब कंपनी के अपने वैल्यूएशन करने पड़ते हैं शेयर के, जिसके कारण हमारे क्या होता है, हमें कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी रियल वैल्यू को जानने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ बात आती है कि दोस्तों हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे करते हैं, या कहें अंशों का मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य विधि है वो आपका दो मुख्य विधि होती है, एक आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होता है और एक होता है आपका अर्निंग या यील्ड मेथड होता है। मुख्य रूप से आपका दो ही मेथड होता है। ये आपके जो फेयर वैल्यू मेथड होते हैं, ये आपके डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड का ही एवरेज होता है, या कह सकते हैं औसत होता है, तो हम लोग इसे फेयर वैल्यू मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन सभी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे पहला जो मेथड है आपका नेट एसेट मेथड या कहें ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इसे हम लोग बोलते हैं साथ में भी। तो हम लोग आज पहले ये जो वैल्यूएशन का पहला स्टेप या पहला मेथड है इसको हम लोग देख लेते हैं। इस मेथड को दोस्तों हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या नेट एसेट मेथड भी बोलते हैं, और साथ ही हम लोग अभी देखिए इसे ब्रेकअप मेथड भी बोलते हैं। वास्तव में दोस्तों ये मेथड क्या है, या कहें कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने का ये कैसा मेथड है, इसको अगर हम लोग समझे तो दोस्तों ये जो शेयरों का मूल्यांकन करता है ये इस विचारधारा से करता है कि अगर कंपनी को आज क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, या कंपनी को आज बंद कर दिया जाए, तो उसकी जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, और उसी टोटल एसेट्स को अगर हम लोग अपने शेयर होल्डर्स में बांट दें तो हमें आपके इक्विटी पर शेयर वैल्यू को पता चल जाएगा, या इक्विटी शेयर की क्या पर वैल्यू है उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस मेथड का जो विचारधारा होती है वो क्या होती है कि कंपनी का अगर समापन आज किया जाए तो उसकी टोटल एसेट्स वास्तव में नेट एसेट जो निकलेगी वही क्या होगी, अगर हम लोग सभी शेयर होल्डर्स में बांट दें तो वही उसकी क्या हो जाएगी, इक्विटी पर शेयर वैल्यू हो जाएगी। अगर हम लोग इसे एक फॉर्मूले के थ्रू समझे, जो चीज अभी हम लोग शब्दों में समझ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उसको जब हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या पता चल जाता है, पर इक्विटी शेयर वैल्यू पता चल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला चीज है वो क्या है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यही क्या है आपका, यही आपका नेट एसेट्स वैल्यू होती है, जो क्या होती है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। अगर हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें आपका जो भी रियलाइजेबल वैल्यू एसेट्स होती है वो सभी वैल्यू एसेट जो आपकी ऑल एसेट्स होती हैं उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं, फिक्टिशियस एसेट का मतलब जो आपके काल्पनिक या कृत्रिम संपत्तियां होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। जैसे कि आपका प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गए, आपके डिस्काउंट ऑन इशू शेयर एंड डिवेंचर्स हो गए, अंडर राइटिंग कमीशन हो गए, या आपके जो सस्पेंसेस लॉस हैं, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। वो सभी एसेट्स को हम लोग यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। केवल हम लोग जो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपका गुडविल हो गया, आपके फिक्स एसेट्स हो गए, उन सभी चीजों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। साथ ही हमारे जितने भी आपके करंट आपके एसेट्स होते हैं उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑल एसेट्स को हम लोग जब ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, टोटल एसेट वैल्यू हमारी मिल जाती है। अब इस टोटल एसेट में सबसे पहले हम लोग जो आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है उसको यहाँ पे लेस कर लेते हैं।
आउटसाइडर लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पे दोस्तों यही है कि जो भी हम लोग बाहर ऋण लिए हुए हैं, चाहे वो डिबेंचर्स के थ्रू लिए हों, चाहे आपके क्रेडिटर्स हैं या कहें कि नॉन करंट हैं या चाहे करंट हैं, सभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सभी आउटसाइड लायबिलिटीज को यहाँ लेस कर देते हैं। तो जो भी हमारा अमाउंट मिलता है उसमें हम लोग अब क्या लेस कर देते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के वैल्यू होती है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो कैपिटल्स होती है उनको हम लोग साथ में लेस कर देते हैं। साथ ही हमारे जो उनके डिविडेंड अराइज होते हैं या जो डिविडेंड अभी हमने दिया नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसको भी हम लोग यहाँ पे लेस कर देते हैं। तो जो अंत में हमारी वैल्यू आती है, अंत में जो अमाउंट आती है वही क्या होती है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे एक बार अगर आप फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग जो भी आपका रिलाइजेबल वैल्यू ऑल एसेट्स होती है, यहाँ पे रिलाइजेबल वैल्यू ऑल एसेट्स का मतलब समझ लीजिए कि हम लोग जब कंपनी का समापन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सभी एसेट की रीवैल्यू निकालते हैं या पुनर्मूल्यांकन करते हैं, और उस पुनर्मूल्यांकन के दौरान जो राशि आती है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। पर यहाँ पे हमने बताया है विदाउट फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के। तो यहाँ पे वही चीज है कि सभी एसेट्स को जब हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो यही क्या आ जाता है, टोटल एसेट वैल्यू आ जाती है। और इसमें हम लोग सबसे पहले आउटसाइडर जितनी भी लायबिलिटीज होती है, चाहे वो नॉन करंट हो या आपके करंट हो, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे लेस कर देते हैं। और जो राशि आती है उसमें हम लोग अंत में प्रेफरेंशियल जो आपके शेयर कैपिटल्स होते हैं या जो उनको डिविडेंड नहीं दिया गया है उसको भी हम लोग साथ में क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और जो अमाउंट बचती है वही आपकी क्या कहलाती है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स बोलते हैं। तो अब हम लोग इस नेट एसेट्स को क्या किए, या अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है, पर इक्विटी शेयर वैल्यू पता चल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस मेथड के थ्रू ऐसे ही आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं। यहाँ पे जो आपका ब्रेकअप वैल्यू मेथड है, इसको इसी नाम इसीलिए दिया गया है कि ये जो मेथड है, ये कंपनी जब ब्रेकअप हो जाती है या कंपनी का अंत होता है तब हम लोग क्या करके शेयर का वैल्यूएशन करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इस मेथड के थ्रू एक एग्जांपल ले लें तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग किसी क्वेश्चन में देखते होंगे कि बैलेंस शीट अगर हम लोग देखें तो इधर आपकी लायबिलिटीज दी रहती है, इधर आपके एसेट्स दी रहती है। यहाँ पे आपके क्या होती है, सबसे पहले कैपिटल्स दी रहती है, और इस कैपिटल को हम लोग क्या किए रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किए रहते हैं। जैसे कि आपका कितना आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू आया, कितना आपका प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के थ्रू आया है कैपिटल। तो फिर हम लोग यहाँ पे जितने रिजर्व और सरप्लस होते हैं उनको रखते हैं, और फिर आपके जो भी आपके डेबिटर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेबिटर्स, डिबेंचर्स जो भी हैं उनको शो करते हैं, और फिर आपके जो भी करंट लायबिलिटीज होती हैं उनको शो करते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ पे एसेट साइड अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट जो भी होती है, चाहे वो गुडविल हो, लैंड हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। फिर आपके क्या होते हैं, जो आपके करंट एसेट्स होते हैं उनको शो करते हैं, और अंत में आपके जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इन सभी एसेट्स को, जो भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं या करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट की बात ना करें, जो आपके फिक्स एसेट होते हैं हम लोग उसी का क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, या कहें कि हम लोग उसका आज पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि अगर आज वास्तव में बेची जाए तो उसकी क्या वैल्यू हमें जनरेट होगी। तो उन सभी वैल्यू को रीवैल्यूएशन करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टोटल एसेट्स में। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करंट एसेट्स को अगर हम लोग ध्यान दें, करंट एसेट्स को हम लोग कैसे देखते हैं कि जो वास्तव में आज हमें करंट में या प्रेजेंट वैल्यू में जो भी हमें राशि प्राप्त होती है वही हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स में हम लोग शामिल करते हैं, और वही हम लोग टोटल एसेट में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या यहाँ पे क्या जाता है, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स आ जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या रखा रहता है, आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रखी रहती है, जैसे कि आपका डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डेप्थ हो गए, उनको हम लोग ऐड करते हैं। और फिर आपके जो करंट क्या कहते हैं आपकी लायबिलिटीज होती है, जैसे आपके लेनदार हो गए, इन सभी चीजों को जो प्रेजेंट में वैल्यू हम क्या करते हैं, देते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
आउटसाइड लायबिलिटीज में सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। तो इस टोटल एसेट वैल्यू में जब हम लोग इसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है, अब हम लोग उसको आपके जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होते हैं उनको लेस करने के बाद आपका जो वैल्यू बचता है वही आपका क्या हो जाता है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और इसी में हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जितनी भी आपके शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, पर इक्विटी शेयर वैल्यू आपकी जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों आज हम लोग ये आपका जो पहला मेथड था इसको देख लिए। आशा करते हैं आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके अर्निंग यील्ड मेथड और आपके फेयर वैल्यू मेथड को समझेंगे, और इसमें आपके कैसे इसको डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड में हम लोग जो डिवाइड किए हैं उन दोनों मेथड को, और ये आपका जो आखिरी लास्ट मेथड है, इन तीनों मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।